आप दुनिया का मैप खोलो और एक ऐसी जगह देखो जहां 7 कंट्रीज अपना अपना राइट क्लेम करती हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास भी उस पूरे कॉन्टिनेंट की ओनरशिप नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ ना कोई नॉर्मल गवर्नमेंट है, ना कोई आर्मी, ना कोई पुलिस फोर्स। फिर भी दुनिया की पावरफुल कंट्रीज इस जगह को लेकर इतनी इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्यों अंटार्कटिका के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया के फ्यूचर को बदल सकता है? ऑयल, गैस, रेयर मिनरल्स या फिर कुछ और अगर अंटार्कटिका इतना वैल्यूएबल है तो एक सिंपल सवाल है, आज तक किसी कंट्री ने इस पर कब्जा क्यों नहीं किया? एक्चुअली इसका आंसर एक ऐसी इंटरनेशनल डील में छुपा है जिसे समझने के लिए हमें ऑलमोस्ट 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा। आज हम अंटार्कटिका को सैटेलाइट इमेजेस में देख सकते हैं, लेकिन थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले इंसान के पास ना सैटेलाइट था, ना एयरक्राफ्ट, ना गूगल मैप्स। फिर भी एंशियंट ग्रीक्स को लगता था कि दुनिया के बिल्कुल साउथ में एक जायंट लैंडमास जरूर होगा। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर अर्थ गोल है और नॉर्थ में लैंड है तो साउथ में भी कुछ होना चाहिए। इस इमेजिनरी सदर्न लैंड को कहा गया एंटार्कटोस, यानी नॉर्थ के आर्कटिक का ऑपोजिट। प्रॉब्लम, किसी ने उस लैंड को देखा ही नहीं था। फिर भी यूरोपियन मैप्स पर एक मिस्टीरियस सदर्न कॉन्टिनेंट ड्रॉ किया जाने लगा, और यहीं से एंटार्कटिका की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है। एक ऐसी जगह जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन दुनिया को उसके बारे में पता ही नहीं था। 1773 ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक अपने शिप्स लेकर दुनिया के सबसे डेंजरस रीजन्स में से एक की तरफ बढ़ रहे थे। उनका टारगेट था साउथ। जितना साउथ जाते उतनी ज़्यादा आइस। और फिर उन्होंने जायंट आइसबर्ग्स देखे, लेकिन उन आइसबर्ग्स पर एक चीज़ ने उनका अटेंशन खींच लिया, रॉक्स। रॉक्स का मतलब था आइस के आसपास कहीं ना कहीं लैंड होना चाहिए। लेकिन अंटार्कटिका के पास जाना सुसाइड मिशन जैसा था। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, पावरफुल विंड्स और हर तरफ फ्लोटिंग आइस। कुक वापस लौट गए, लेकिन उनकी जर्नी ने एक मिस्ट्री सॉल्व करने की बजाय एक और मिस्ट्री क्रिएट कर दी। आखिर इस आइस के पीछे कितनी बड़ी ज़मीन छुपी है? इस सवाल का आंसर लगभग एक सेंचुरी बाद मिलने वाला था। 19वीं सेंचुरी के एंड तक शिप्स अंटार्कटिका के कोस्ट के पास पहुंचने लगे, और फिर 1895 में एक ग्रुप फाइनली मेनलैंड अंटार्कटिका पर उतरा। लेकिन यहाँ भी स्टोरी सिंपल नहीं है, क्योंकि आज तक एक इंटरेस्टिंग डिबेट है। अंटार्कटिका पर सबसे पहले पैर किसने रखा? एक नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर ने क्लेम किया कि वो पहले थे। एक न्यूजीलैंड से जुड़े एक्सप्लोरर ने भी कहा कि बोट को स्टेबल करने के लिए वो पहले बाहर निकले थे। यानी एक ही बोट में बैठे लोग अंटार्कटिका पर पहुंचकर फर्स्ट मैन टू स्टेप और अंटार्कटिका बनने के लिए compete कर रहे थे। थोड़ा फनी लगता है, लेकिन कुछ ही सालों बाद ये कंपटीशन पर्सनल नहीं, नेशनल होने वाला था, क्योंकि अब कंट्रीज़ को समझ आ गया था अंटार्कटिका सिर्फ एक फ्रोज़न वेस्टलैंड नहीं है, ये टेरिटोरी है, और टेरिटोरी का मतलब है पावर। 20वीं सेंचुरी की बिगिनिंग में एक्सप्लोरर्स अंटार्कटिका के अंदर जा रहे थे, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, मैप्स इम्प्रूव हो रहे थे, और कंट्रीज़ को अंटार्कटिका के डिफरेंट रीजन्स की एक्चुअल ज्योग्राफी समझ आने लगी। और फिर फ्लैग्स आने लगे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिले, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन। 7 कंट्रीज़ ने अंटार्कटिका के डिफरेंट पार्ट्स पर क्लेम कर दिए थे। अब स्क्रीन पर अंटार्कटिका का मैप इमेजिन करो। एक साइड ऑस्ट्रेलिया का इनॉर्मस क्लेम, दूसरी तरफ नॉर्वे, फ्रांस, न्यूजीलैंड, और फिर साउथ अमेरिका के पास अर्जेंटीना, चिले, ब्रिटेन। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। अर्जेंटीना, चिले और ब्रिटेन के क्लेम्स एक दूसरे से ओवरलैप करते थे। मतलब एक ही पीस ऑफ अंटार्कटिका 3 कंट्रीज़ का था। अगर ये यूरोप में होता शायद हिस्ट्री कुछ और होती। लेकिन अंटार्कटिका में एक और रेस चल रही थी, रिसर्च स्टेशंस की रेस।
कंट्रीज अंटार्कटिका में बेसिस बनाने लगी। ऑफिशियल रीज़न साइंस, वेदर रिसर्च, ग्लेशियर्स, जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट सब लेजिटिमेट रीज़न थे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक बेसिक रूल होता है, जहां आपकी परमानेंट प्रेजेंस होती है वहीं आपकी इन्फ्लुएंसेस भी होती है। और अंटार्कटिका में कुछ बेसिस एक दूसरे के सरप्राइजिंगली क्लोज बनने लगे। ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिले। अब सवाल नेचुरली उठता है, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस था या कंट्रीज अंटार्कटिका में अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर रही थी ताकि फ्यूचर में अपने क्लेम्स को स्ट्रॉन्गर बना सकें। और फिर दुनिया में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जिसने अंटार्कटिका को भी डेंजरस बना दिया। कोल्ड वॉर, अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन। दुनिया के ऑलमोस्ट हर स्ट्रेटेजिक रीजन में कंपटीशन। और अब सवाल था, क्या अंटार्कटिका भी अगला बैटलफील्ड बनेगा। 1950s दुनिया न्यूक्लियर वॉर के फियर में जी रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन अंटार्कटिका के केस में एक स्ट्रेंज सिचुएशन थी। कंट्रीज़ के क्लेम ऑलरेडी थे, लेकिन अगर कोल्ड वॉर यहाँ भी आ गई तो अंटार्कटिका का फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज हो सकता था। इसलिए कंट्रीज़ ने एक अनयूजुअल सॉल्यूशन चूज़ किया। लड़ना नहीं है, क्लेम्स को फ़िलहाल साइड पर रखो और अंटार्कटिका को साइंस और पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करो। 1 दिसंबर 1959 अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई और ये ट्रीटी अंटार्कटिका की स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। इस डील के बेसिक्स आइडिया सिंपल थे। अंटार्कटिका को यूज़ पीसफुल पर्पसेस के लिए होगा, साइंटिफिक रिसर्च को इनकरेज किया जाएगा और कंट्रीज अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज शेयर करेंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्विस्ट था। कंट्रीज ने अपने पुराने टेरिटोरियल क्लेम्स को सिंपली डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने उन्हें फ्रीज कर दिया, बिल्कुल अंटार्कटिका की आइस की तरह। और इसी वजह से आज भी अंटार्कटिका के मैप पर वो क्लेम्स दिखते हैं। तो कंट्रीज इतनी इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्योंकि आइस के नीचे ज़मीन है और ज़मीन के नीचे जियोलॉजिकल हिस्ट्री है और पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज भी। ऑयल और गैस को लेकर डेकेड्स से डिफरेंट एस्टिमेट्स और स्पेकुलेशन होती रही है। मिनरल्स को लेकर भी इंटरेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अंटार्कटिका में माइनिंग करना नॉर्मल माइनिंग जैसा नहीं है। आपको एक्सट्रीम कोल्ड में रहकर काम करना होगा, हैवी आइस के साथ डील करना होगा, इक्विपमेंट को थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स दूर ले जाना होगा और अगर एक्सीडेंट हुआ तो एनवायरनमेंट पर उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ सकता है। इसलिए 1991 में मैड्रिड प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिनरल्स रिसोर्स एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, यानी अंटार्कटिका को फ़िलहाल माइन करने की बजाय प्रिजर्व करना प्रायोरिटी बन गया। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इसी पॉइंट पर स्टोरी में इंडिया एंटर करता है। इंडिया शुरू से अंटार्कटिक पॉलिटिक्स को लेकर कम्प्लीटली कंफर्टेबल नहीं था। कंसर्न ये था कि पावरफुल कंट्रीज फ्यूचर में अंटार्कटिका के रिसोर्सेज पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकती हैं। इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंसर्न रेज की, लेकिन फिर 1981 में इंडिया ने खुद अंटार्कटिका की तरफ अपनी फर्स्ट एक्सपीडिशन भेज दी। मिशन को लीड किया डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम ने। इंडिया ने नॉर्वे से आइस ब्रेकर शिप यूज़ की और इंडियन साइंटिस्ट अंटार्कटिका पहुँच गए। इंटरनेशनल मीडिया में इस एक्सपीडिशन को लेकर एक फ़नी हेडलाइन भी आई, इंडियंस क्वाइटली इन्वेड अंटार्कटिका। लेकिन ऑब्वियसली ये इन्वेजन नहीं था, इंडिया वहाँ साइंस के लिए गया था और कुछ ही समय बाद इंडिया अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम का इम्पोर्टेंट मेंबर भी बन गया। आज इंडिया का अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मैत्री और भारती साइंटिफिक रिसर्च का इम्पोर्टेंट सेंटर है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, अंटार्कटिका हमसे बहुत दूर है, लेकिन वहाँ होने वाली चेंजेस इंडिया के फ्यूचर को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। क्लाइमेट, ओशन करंट्स, एटमॉस्फेयर और मॉनसून, यानी अंटार्कटिका की स्टोरी सिर्फ अंटार्कटिका की स्टोरी नहीं है। अंटार्कटिका की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि वहाँ कितनी आइस है। रियल क्वेश्चन ये है, क्या इंसान किसी जगह को बिना ऑन किए भी अपनी वैल्यू समझ सकता है?
हमने हिस्ट्री में देखा कंट्रीज टेरिटोरी के लिए फाइट करती हैं, बॉर्डर्स के लिए वॉर्स होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है। लेकिन अंटार्कटिका एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बन गया। कंट्रीज़ ने अपने क्लेम कम्प्लीटली अबेंडन नहीं किए, उन्होंने बस कहा अभी नहीं, साइंस करो, रिसर्च करो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो। लेकिन फ्यूचर में जब आइस और क्लाइमेट चेंज होंगे, जब टेक्नोलॉजी और पावरफुल होगी, जब रिसोर्सेज की डिमांड और बढ़ जाएगी, तब क्या होगा? क्या कंट्रीज फिर से अपना पुराना क्लेम्स लेकर सामने आएंगी, या अंटार्कटिका दुनिया को ये प्रूव करेगा कि कुछ जगहों को जीतना नहीं, बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? आज अंटार्कटिका किसी कंट्री का नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज उसके फ्यूचर में इंटरेस्टेड हैं, और शायद इसी वजह से अंटार्कटिका का असली बैटल आज गन से नहीं, एग्रीमेंट से लड़ा जा रहा है। और फाइनल सवाल आपके लिए, अगर कल अंटार्कटिका में ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो क्या ह्यूमैनिटी को उन्हें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, या अंटार्कटिका को वैसे ही अनटच्ड रहना चाहिए? क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में अंटार्कटिका हमें सिर्फ क्लाइमेट चेंज का आंसर ना दे, बल्कि एक और इम्पोर्टेंट सवाल का आंसर दे। क्या दुनिया के कंट्रीज़ एक जगह को मिलकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिना उसे अपना बनाए? आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और दुनिया की ऐसी हिडन स्टोरीज़ इंटरेस्टिंग लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री वीडियो में।